हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ खान शौकत एंड आई वेलकम यू बैक टू द ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी एमसीक्यू सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए इसका लेक्चर नंबर 8 करेंगे। और आप सबको पता है, इस लेक्चर सीरीज़ में हम 3 मॉड्यूल्स को कवर कर रहे हैं: कंप्यूटर, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। अगर इससे पहले वाले लेक्चर्स अभी तक आपने नहीं देखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स एक साथ मिल जाएंगे। लेक्चर को शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। एंड दिस इज द मॉक टेस्ट शेड्यूल। अगर आप इन सारे के सारे मॉक टेस्ट को देना चाहते हो, आप ट्रिपल एस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको ये सारे के सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को, स्टार्टिंग विथ ओवर क्वेश्चन नंबर 1। विच प्रोग्राम इज लोडेड फर्स्ट एट द स्टार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। आपको बताना है, जब हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे सबसे पहला प्रोग्राम कौन लोड किया जाता है इनटू द मेन मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। और आप सबको पता होगी, जब हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट कर लेते हैं, जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा होता है इनटू द मेन मेमोरी, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। Which of the following shortcut key is used in Google's Chrome browser to open download page? आपको बताना है, Google Chrome ब्राउज़र में डाउनलोड पेज को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का भी करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, Ctrl+J। नेक्स्ट पॉइंट जो आप यहां पे याद रखोगे, अगर आप किसी भी पेज को अभी करंटली एक्सेस कर रहे होंगे और अगर आप उस पेज को एज बुक मार्क ऐड करना चाहते हो, तो उस पर्पस के लिए आप क्या कर सकते हो, किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हो? Ctrl+D। ये किसके लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं? किसी भी वेबसाइट को मार्क करने के लिए एज बुक मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। इन विच ईयर डोमेन नेम सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड। आपको बताना है, डोमेन नेम सिस्टम और डोमेन नेम सर्वर किस साल में इंट्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 1983। और डोमेन नेम सिस्टम और डोमेन नेम सर्वर किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है? इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस। यूआरएल्स को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए डीएनएस सर्वर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। विच फील्ड ऑफ कंप्यूटर अलाउज द प्लेसमेंट ऑफ एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज ऑन अ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क यूजिंग वर्चुअलाइज्ड रिसोर्सेज। आपको बताना है, कंप्यूटर सिस्टम का वो कौन सा फील्ड है जो कि यूजर्स को अलाउ करता है कि आप अपनी एप्लीकेशंस को, आप अपनी सर्विसेज को, आप अपने डेटा को एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में रख सकते हो। उस फील्ड का नाम क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये सारे के सारे यहाँ पे कंप्यूटर के फील्ड्स ही हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आईओटी की फुल फॉर्म क्या है? इट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, वैसे एआई की भी अपनी एक फुल फॉर्म है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। इन एमएस वर्ड 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज्ड टू क्लोज द डॉक्यूमेंट। आपको बताना है, एमएस वर्ड 2019 में हम किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर लेते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, Ctrl+W। वैसे अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करेंगे, Ctrl+C किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है? कॉपी करने के लिए। Ctrl+S किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। और Ctrl+O किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है? किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When was CSC launched? आपको बताना है, CSC सर्विस जो है ये किस साल में या किस डेट पे लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 16 जुलाई 2009। और CSC की फुल फॉर्म क्या है?
ये भी आपको पता होनी चाहिए, कॉमन सर्विस सेंटर, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर और यू कैन से स्ट्रैटेजिक कंपोनेंट ऑफ NEGP, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। व्हाट इज अ डेटाबेस? आपको बताना है कि डेटाबेस क्या होता है। स्टार्टिंग विथ ओवर ऑप्शन नंबर ए, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन नॉट बी एक्सेस्ड, अपडेटेड एंड मैनेज्ड। क्या डेटाबेस एक ऐसी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जिसको हम एक्सेस, अपडेट या मैनेज नहीं कर सकते हैं? ये तो इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इफ आई टॉक अबाउट ऑप्शन सी फर्स्ट, कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन विदाउट ऑर्गेनाइजिंग, ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। ऑप्शन डी के बारे में बात कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा दैट कैन नॉट बी अपडेटेड, ये भी इसकी करेक्ट डेफिनेशन नहीं है। सो द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 7 विल बी ऑप्शन बी, organized collection of data or information that can be accessed, updated and managed. Now let's talk about question number 8. Mouse, trackball, light pen etc. are which type of input devices? आपको बताना है माउस, ट्रैकबॉल एंड लाइट पेन ये किस टाइप के इनपुट डिवाइसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। द टर्म कंप्यूटर वायरस वॉज कॉइन्ड बाय, आपको बताना है कंप्यूटर वायरस टर्म किसने कॉइन की थी। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, फ्रेड कोहेन। एंड इन विच ईयर द कंप्यूटर वायरस टर्म वॉज कॉइन्ड, ये भी आपको पता होनी चाहिए, इन 1983। बात करते हैं कंप्यूटर मॉड्यूल के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। Dash is a commercial software that is distributed free to users, eventually either requiring or encouraging users to pay for the continued support of the software. आपको बताना है वो कौन से कमर्शियल सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि पहले यूज़र को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, बट फिर कंटिन्यूड सपोर्ट के लिए, कंटिन्यूड सर्विस के लिए आपको पे करना पड़ता है। उन सॉफ्टवेयर्स को हम क्या बोलते हैं? शेयरवेयर। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो होपफुली कंप्यूटर के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं रिगार्डिंग द स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल, स्टार्टिंग विथ ओवर क्वेश्चन नंबर 11। सेकेंडरी डेटा रिक्वायर्स डैश, आपको बताना है सेकेंडरी डेटा में किस चीज की जरूरत पड़ती है। मोर टाइम, लेस टाइम, मोर मनी, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, क्योंकि सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा होता है, इसीलिए इसको कलेक्ट करने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। दैट इज व्हाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। टाइम रिवर्सल टेस्ट वाज गिवन बाय डैश, आपको बताना है टाइम रिवर्सल टेस्ट किसने दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, प्रोफेसर इरविंग फिशर। ठीक है, और अगर मैं सिंबॉलिकली टाइम रिवर्सल टेस्ट का स्टेटमेंट लिखूंगा, वो हमें बोलता है P01 इंटू P10 किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर। ये आपको अच्छे से नोट डाउन करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। सेंसस इज कंडक्टेड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम यूजुअली आफ्टर डैश ईयर्स, आपको बताना है सेंसस कितने टाइम पीरियड के बाद कंडक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 10 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली कंसर्न्ड विद द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू पॉपुलेशन ग्रोथ, आपको बताना है फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस इनमें से कौन सा कंसर्न्ड है विद द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू पॉपुलेशन ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन ए, वाइटल स्टैटिस्टिक्स। और आप सबको पता होगी वाइटल स्टैटिस्टिक्स में हम डेटा गैदर करते हैं रिगार्डिंग द बर्थ्स, रिगार्डिंग द डेथ्स, रिगार्डिंग द माइग्रेशन, मैरिड्स एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। शेड्यूल इज अ डैश, आपको बताना है कि शेड्यूल क्या होता है। स्टार्टिंग विथ ओवर ऑप्शन ए, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस विच आर आंसर्ड बाय द रेस्पोंडेंट हिमसेल्फ, क्या शेड्यूल एक ऐसा लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होता है जो कि रेस्पोंडेंट खुद से फिलअप करता है? द आंसर इज नो। ऑप्शन बी के बारे में बात कर लेते हैं।
Schedule is a list of questions which are filled by the enumerator in a face-to-face meeting with the respondent. क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं. While preparing the questionnaire, the question should be dash. आपको बताना है जब हम एक क्वेश्चनियर बना रहे होते हैं हमारे क्वेश्चंस किस तरीके के होने चाहिए. कॉम्प्लेक्स, लॉन्ग, सेंसिटिव इन नेचर, लॉजिकली अरेंज्ड. क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी. जब हम एक क्वेश्चनियर बना रहे होंगे हमें क्वेश्चंस का सीक्वेंस जो है वो एक लॉजिकल अरेंजमेंट में रखना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं. इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मीडियन इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द डैश ऑफ द टू मिडल ऑब्जर्वेशंस आफ्टर दे आर अरेंज्ड. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मीडियन क्या होता है. मीडियन सिंपली होता है मिडल वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. बट अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होंगे इवन, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, इस टाइम पे अगर हमें मीडियन निकालना होगा तो यहां पे दो मिडल टर्म्स आ जाती हैं. हमें इन्हीं दो मिडल ऑब्जर्वेशंस का आपस में क्या निकालना पड़ता है, अर्थमेटिक मीन. सो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में. द न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इन अ स्टैटिस्टिकल टेबल इज कॉल्ड डैश ऑफ द टेबल. जो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन हम स्टैटिस्टिकल टेबल के अंदर डालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ द टेबल. क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं. कार्ड्स नंबर्ड एज 12 13 14 अप टू 51, वन नंबर ऑन वन कार्ड आर केप्ट इन अ बॉक्स एंड मिक्सड थॉरली. हमने कुछ कार्ड्स की नंबरिंग की हुई है बिटवीन 12 टू 51 और इन सारे के सारे कार्ड्स को प्रॉपरली मिक्स किया है. मिक्स करने के बाद एक बॉक्स में डाला गया है इनको. वन कार्ड इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स. अब हम इसी बॉक्स में से एक कार्ड रैंडमली चूज कर रहे हैं. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द चूजन कार्ड इज अ कंपोजिट नंबर बिटवीन 24 एंड 42. आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी जो कार्ड हमने इसमें से ड्रॉ कर लिया उस पे एक कंपोजिट नंबर होगा बिटवीन 24 एंड 42, बोथ इंक्लूडेड. 24 को भी हमें कंसिडर करना है एंड 42 को भी हमें कंसिडर करना है. सबसे पहले अगर मैं देखूंगा टोटल कार्ड्स कितने हैं. टोटल कार्ड्स कितने हैं 12 से लेके 51 तक, और इनका टोटल काउंट कितना बनेगा 40. टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आर 40. अब अगर मैं बात करूंगा फेवरेबल आउटकम्स की, फेवरेबल आउटकम्स कौन से बन जाएंगे, जिन पे कंपोजिट नंबर होगा बिटवीन 24 एंड 42. तो वो क्या क्या आता है, 24 को भी हमें कंसिडर करना है क्योंकि ये भी एक कंपोजिट नंबर है. 25 भी एक कंपोजिट नंबर है. 26 भी, 27 भी, 28, 29 नहीं आएगा बिकॉज 29 इज अ प्राइम नंबर. 30 भी आएगा. 31 भी एक प्राइम नंबर है. उसके बाद आएगा 32, 33, 34, 35, 36, 37 एक प्राइम नंबर है. उसके बाद आएगा 38, 39, 40, 41 भी एक प्राइम नंबर है. लास्ट पे क्या आ जाएगा 42, क्योंकि हमें 42 तक ही कंसिडर करना है. अब आप इनको काउंट कर सकते हो. फेवरेबल आउटकम्स कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15. सो यहां पे अगर मैं लिखूंगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वो किसके बराबर होगी, फेवरेबल आउटकम्स है 15 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितने हैं 40. कैंसिलेशन करेंगे, 5 3s आर 15, 5 8s आर 40. सो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन बी. बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल के लास्ट क्वेश्चन के बारे में. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन एट्रीब्यूट. आपको बताना है फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस इसमें से कौन सी एग्जाम्पल नहीं है एट्रीब्यूट की. एट्रीब्यूट की लिटरल मीनिंग क्या आती है, मैंने आपको ये बार बार बताया है. एट्रीब्यूट मीन्स क्वालिटी. ठीक है. और जो क्वालिटी है ना, इट कैन नॉट बी मेजर्ड न्यूमेरिकली. हम क्वालिटी को न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर पाते हैं. अगर आप देखोगे हाइट
हाइट को हम न्यूमेरिकल वैल्यूज में मेजर कर सकते हैं, तो ये एक एट्रीब्यूट की एग्जांपल नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। होपफुली स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल के भी सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं रिगार्डिंग द मैथमेटिक्स मॉड्यूल, स्टार्टिंग विद ओवर क्वेश्चन नंबर 21। लेट u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। u यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है एक यूनिवर्सल सेट को, और इस यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से वैल्यूज आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। और a हमारे पास एक और सेट है जिसके अंदर दो एलिमेंट्स है 4 एंड 5। आपको निकालना है a कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, a कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। मैं वापस से लिखूंगा, यूनिवर्सल सेट क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 एंड 6। और a किसके बराबर दिया गया है क्वेश्चन में, 4, 5। अब हमें क्या निकालना है, a कॉम्प्लीमेंट। आपको पता होगी a कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, मैं यूनिवर्सल सेट में से अगर माइनस करूंगा a तो वहां पे क्या बचेगा, a कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6, माइनस अगर मैं इसमें से करूंगा a में क्या वैल्यूज आ रहे हैं, 4, 5। तो a कॉम्प्लीमेंट में क्या बचेगा, a कॉम्प्लीमेंट में क्या बचेगा, 4 और 5 यहां से हट जाएगा, तो बचेगा 1 2 3 एंड 6। सो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन डी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। द लीनियर इक्वेशन 6x माइनस 12y इज इक्वल टू 0 हैज। आपको बताना है यहां पे जो इक्वेशन है इसके कितने सॉल्यूशंस बनेंगे, यूनिक सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशन। हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे एक स्टेप में। इक्वेशन क्या दी गई है, 6x माइनस 12y इज इक्वल टू 0। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 6x इज इक्वल टू 12y। अब आप मुझे बताओ ये कंडीशन में कितने x और y के वैल्यूज पे सेटिस्फाई करवा सकता हूं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ x और y के वैल्यूज पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ रिलेशन आर, जिसको हम आर बार से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू, आपको बताना है अगर हम किसी भी रिलेशन का कॉम्प्लीमेंट करेंगे वो किसके बराबर होता है। लेट अस से मैं एक सेट लूंगा यहां पे A, और इस सेट के अंदर मैं खाली 2 एलिमेंट्स लूंगा फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। 2 एलिमेंट्स मैंने यहां पे ले लिए। अब अगर मैं A क्रॉस A करूंगा, A क्रॉस A का मतलब क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर मैं A क्रॉस A करूंगा तो वो क्या आ जाएगा, 1, 2 इंटू 1, 2 ऐसे करके। और कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा जो होता है ना, इसमें क्या आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स। तो यहां पे क्या ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा, 1 को 1 के साथ पेयर करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1, 1। 1 को 2 के साथ पेयर करवाएंगे तो क्या आएगा, 1, 2। लाइकवाइज 2 को हम पेयर करवा सकते हैं 1 के साथ तो 2, 1। 2 को हम पेयर करवा सकते हैं 2 के साथ तो 2, 2। ये सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स यहां पे बन रहे हैं। एंड दिस इज द लार्जेस्ट रिलेशन पॉसिबल ऑन अ सेट ए। दिस इज द लार्जेस्ट रिलेशन पॉसिबल ऑन अ सेट ए। ये पॉइंट आपको नोट डाउन करके रखना है। अब लेटर से मैं एक रिलेशन यहां पे डिफाइन कर रहा हूं, r इज इक्वल टू 1, 1 एंड 2, 1। मैंने एक r रिलेशन यहां पे बना दी, 1, 1 एंड 2, 1। क्या ये एक रिलेशन है, यस ऑफ कोर्स इट इज अ रिलेशन। ठीक है, अब अगर मुझे r का कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा वो मैं कैसे निकाल सकता हूं, मैं a क्रॉस a में से क्या करूंगा, माइनस करूंगा r। तो मुझे किसका वैल्यू आ जाएगा, r कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, r कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या पेयर्स आ सकते हैं, देखो a क्रॉस a में क्या पेयर्स आ रहे हैं मैं आपको करके दिखाता हूं एक बारी। 1, 1, 2, 2, 1 एंड 2, 2। ये हो गया हमारा a क्रॉस a। माइनस क्या करेंगे, r के अंदर क्या क्या पेयर्स आ रहे हैं, 1, 1 एंड 2, 1। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहां पे क्या होगा, 1, 1 और 2, 1 हट जाएगा तो क्या बचेगा, r कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू इस वाली एग्जांपल में क्या आएगा, 1, 2 एंड 2, 2। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट अ रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 2 years इज ₹1590।
हमने एक सम डिपॉजिट कर लिया, हमने एक प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिट कर लिया ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था 12% पर एनम, और कितने टाइम पीरियड के लिए, 2 सालों के लिए। और 2 सालों के बाद जो हमें टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है दैट इज इक्वल टू 1590। अब हमें क्वेश्चन में और भी इंफॉर्मेशन देके हैं, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम। आपको बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या रहेगा सेम प्रिंसिपल अमाउंट पे अगर हम इसको डिपॉजिट करते डबल द टाइम पीरियड के लिए। यहां पे टाइम पीरियड था 2 साल, अब अगर हम डबल टाइम पीरियड के लिए इसको डिपॉजिट करेंगे मींस 4 सालों के लिए, एंड एट हाफ ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। जो यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12%, इसके हाफ पे हम इसको क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, मींस 6% पे। आपको बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या रहेगा। ये अच्छा खासा लेंथी क्वेश्चन है, हम इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे। हमने कितना प्रिंसिपल यहां पे डिपॉजिट कर लिया वो हमें नहीं पता, तो मैं यहां पे लिखूंगा P इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें नहीं पता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया जा रहा है, 12%। टाइम पीरियड कितना है, 2 साल। और टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 1590। एक सेकेंड, 1590। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में देके हैं। अब हमें इतना पता है कंपाउंड इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। बिल्कुल सही है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया गया है बराबर क्वेश्चन में, 1590 इज इक्वल टू अमाउंट की फॉर्मूला किसके बराबर होती है, P इंटू 1 प्लस R। R का वैल्यू क्या है, 12 डिवाइडेड बाय 100 रेज टू पावर T। T का वैल्यू क्या आ रहा है, 2। माइनस क्या करेंगे हम इसमें से, प्रिंसिपल, क्योंकि वो हमें नहीं पता है। दिस विल बी इक्वल टू 1590 इज इक्वल टू, देखो इस टर्म में भी P आ रहा है और इस टर्म में भी P आ रहा है, तो दोनों से हम क्या कर सकते हैं, P को कॉमन निकाल सकते हैं। अंदर क्या बचेगा, यहां पे अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 100 1s आर 100 प्लस 12 करेंगे तो 112 डिवाइडेड बाय 100 होल स्क्वायर, माइनस क्या आ जाएगा यहां पे 1, क्योंकि हमने P कॉमन निकाला। दिस विल बी इक्वल टू 1590 इज इक्वल टू P इंटू 112 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 112 डिवाइडेड बाय 100, ये मैं ब्रैकेट के अंदर रखूंगा, और -1। ऐसे करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैंसिलेशन हम थोड़ी बहुत कर सकते हैं, 4 से कटेगा, 4 से अगर मैं इसको काटूंगा तो ये 25 से कटेगा और ये 28 से कटेगा। लाइकवाइज यहाँ पे भी ये 28 से कटेगा और ये 25 से कटेगा। तो यहाँ से हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे, ये आ जाएगा 1590 इज इक्वल टू P इंटू 28 का स्क्वायर अगर आप करोगे दैट इज इक्वल टू 784 डिवाइडेड बाय 25 का स्क्वायर करोगे तो वो आ जाएगा 625, माइनस क्या आ रहा है यहाँ पे 1। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे कैलकुलेशन को। दिस विल बी 1590 इज इक्वल टू P इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर से, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 784 माइनस आ जाएगा 625 डिवाइडेड बाय 625। ठीक है, सो ये आ जाएगा 1590 इज इक्वल टू P इंटू, इन दोनों को अगर आप माइनस करोगे, अगर आप 784 में से 625 माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 159 डिवाइडेड बाय 625। ठीक है, अब यहां पे P का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी इक्वल टू, P विल बी इक्वल टू 1590 इंटू 625 डिवाइडेड बाय 159। फिर से यहां पे एक बारी कैंसिलेशन हो सकती है, 159 1s आर और ये 10s आर कटेगा, तो अल्टीमेटली 10 इंटू 625 अगर हम करेंगे तो वो आ जाएगा 6250। ये हमारा क्या बन रहा है, प्रिंसिपल। इसको 2-3 स्टेप्स रिड्यूस किए जा सकते थे बट मैं आपको प्रॉपरली समझा रहा हूं। अल्टीमेटली हमारा प्रिंसिपल किसके बराबर आया, 6250। ठीक है, अब हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। प्रिंसिपल तो हमें अब निकला 6250 के बराबर। अब हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या यहां पे हो रहा है, टाइम पीरियड क्या हो रहा है, डबल, मींस T का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 और हाफ ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे हो रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 का हाफ क्या बनेगा, 6। तो SI किसके बराबर आ जाएगा, दैट विल बी P दैट इज 6250 इंटू R का वैल्यू है 6 इंटू T का वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाई 100।
कैंसिलेशन आप कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा बराबर 1500। सो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इन केस डाउट आ रहा है आप इसको दोबारा देखो, आपको चीजें प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अ स्कूल हैज 8 प्लेयर्स। एक स्कूल में टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं? 8। अ 5 मेंबर टीम विल बी सिलेक्टेड आउट ऑफ दीज 8 प्लेयर्स। अब हमें इन 8 प्लेयर्स में से 5 प्लेयर्स का एक टीम सेलेक्ट करना है। हाउ मेनी डिफरेंट सिलेक्शंस कैन बी मेड। आपको बताना है कि हम कितने तरीकों से 5 प्लेयर्स का टीम बना सकते हैं आउट ऑफ दीज 8 प्लेयर्स। ठीक है, तो बिल्कुल यहां पे बेसिक फॉर्मूला लगेगी कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन की फॉर्मूला क्या है? NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल n का वैल्यू क्या रहेगा? 8, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 8। एंड r का वैल्यू क्या रहेगा? हमें कितने मेंबर्स की कॉम्बिनेशन बनानी है? 5 की। पुट करेंगे वैल्यूज को, सो ये आ जाएगा 8CR इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। फिर से हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 8 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 5 करेंगे तो 3 का फैक्टोरियल होता है बराबर 6 के इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 और 6 आपस में कैंसिल, 8 7 जार कितना बनेगा? 56। सो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। द डेरिवेटिव ऑफ x रेज्ड टू पावर n इज। आपको बताना है कि x रेज्ड टू पावर n का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है। ये एक बेसिक फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन की, आपको मैंने बार बार ये बताया भी होगा। दैट इज nx रेज्ड टू पावर n माइनस 1, nx रेज्ड टू पावर n माइनस 1। सो क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू। आपको बताना है ये एक पॉइंट है पी एक्स वाई जेड, इसका पोजिशन वेक्टर किसके बराबर होगा? काफी बेसिक सा क्वेश्चन है। दैट विल बी इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 27 का भी करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। द लाइन्स 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड 8x माइनस 4y इज इक्वल टू 8 इंटरसेक्ट एट। आपको बताना है ये जो दो लाइन्स हैं इन लीनियर इक्वेशंस की, ये आपस में कहां पे इंटरसेक्ट करेगी। एक लाइन की इक्वेशन क्या है? 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास? 8x माइनस 4y इज इक्वल टू 8। ठीक है, हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। मैं इसको 2 मल्टीप्लाई करूंगा ताकि एक वेरिएबल बराबर आ जाए आपस में। अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? ये 2 4 जार हो गया 8x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 4 जार हो गया 8। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करेंगे, इनको हम आपस में सब्ट्रैक्शन करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। 8x में से 8x माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। यह आ जाएगा यहाँ पे माइनस 2y इज इक्वल टू 8 में से 8 माइनस करेंगे तो 0। सो अल्टीमेटली y का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? 0 डिवाइडेड बाय माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। सो y का वैल्यू हमें यहाँ पे क्या निकल रहा है? 0 के बराबर। तो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन यहीं पे एलिमिनेट हो जाता है। अब हम x का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? इस y का वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। लेट अस से मैं इस वाली इक्वेशन में इसको पुट करूंगा, यह आ जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस वाई के बदले में क्या लिखूंगा? 0 इज इक्वल टू 4। सो 4x इज इक्वल टू 4, x विल बी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 4, x विल बी इक्वल टू 1। सो क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर रहेगा x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0, दैट इज ऑप्शन डी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। इफ द इक्वेशन 4x प्लस 8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 21x माइनस ky माइनस 7 इज इक्वल टू 0 हैज नो सोल्यूशन, देन द वैल्यू ऑफ k इज। हमें यहाँ पे दो इक्वेशंस देखे हैं और यहाँ पे हमें k का वैल्यू कैलकुलेट करना है, प्रोवाइडेड दैट इन दोनों इक्वेशंस में क्या है? नो सोल्यूशन। आप सबको पता होगी, मैंने पढ़ाया भी है लीनियर इक्वेशंस के टाइम पे।
अगर दो इक्वेशंस के बीच में क्या होगा, नो सॉल्यूशन, मैं यहां पे लिख लेता हूं, इन केस ऑफ नो सॉल्यूशन a1 डिवाइडेड बाई a2 बराबर होता है b1 डिवाइडेड बाई b2 के, विच इन टर्न इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2। ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। अब a1 का वैल्यू यहां पे क्या आ रहा है, a1 का वैल्यू आ रहा है 14, a1 का वैल्यू आ रहा है 14 डिवाइडेड बाई a2 का वैल्यू किसके बराबर आ रहा है 21 इज इक्वल टू b1 का वैल्यू क्या आ रहा है 8 डिवाइडेड बाई b2 का वैल्यू किसके बराबर आ रहा है माइनस के। हमें k का वैल्यू ही कैलकुलेट करना है, तो इसकी मदद से मैं इसको आराम से फाइंड आउट कर सकता हूं। ये बनेगा किसके बराबर, 2 से कटेगा पहले ये 7 2 जार हो गया 14 एंड 7 3 जार कितना हो गया 21। सो ये आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद -2k इज इक्वल टू 8 3 जार कितना हो गया 24। सो k का वैल्यू क्या आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई -2 विच इज इक्वल टू -12। सो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। बात करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स इज कॉल्ड। आपको बताना है कि अगर हम एक मैट्रिक्स के रोज एंड कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज में क्या होता है, रोज कॉलम बन जाते हैं और कॉलम्स रोज बन जाते हैं। तो होपफुली आज के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन केस कहीं पे कोई भी डाउट आता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं। होप यू लाइक द सेशन। अगर अच्छा लगा डू हिट द लाइक बटन। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।